हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस की किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क एंड देयर कैलकुलेशन। सो बेसिकली 4 टर्मिनल जाल की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, अन्योन्य प्रतिबाधा और उनके परिकलन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है। परिचलन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है। सो देखिए, जब किसी 4 टर्मिनल जाल के जेवे पाश में प्रयुक्त वोल्टता Vj और उसके द्वारा प्रवाहित धारा Ij के अनुपात को परिचलन बिंदु प्रतिबाधा कहा जाता है, जबकि अन्य समस्त जनित्रों को हटा दिया जाता है। सो जब किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के, जिसमें हम 2 मैशेस की बात कर रहे हैं, मे बी I और J, सो जब किसी पर्टिकुलर मैश में अप्लाइड वोल्टेज Vj और उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा Ij के रेशो को परिचलन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा कहा जाता है, जबकि समस्त जनित्रों को हटा दिया जाए। सो इट मीन्स Zj इनपुट इज इक्वल टू द Vj अपॉन Ij। सो Zj इनपुट, In स्टैंड्स फॉर इनपुट, यहाँ पे निवेशी प्रतिबाधा को डिनोट किया जा रहा है Zj In से, और यह इक्वल है Vj अपॉन Ij के, और इसकी यूनिट होगी ओम के इक्वल। So the ratio of generator voltage Vj and flowing current Ij in the jth mesh when all other generator sources are removed in a 4 terminal network is called input impedance or driving point impedance। आगे हम बात कर रहे हैं अन्योन्य या अभिगमन या अंतरित प्रतिबाधा मीन्स ट्रांसफर इम्पीडेंस और ZTJ के। हम यहाँ पे इन पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए, और अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस 4 टर्मिनल नेटवर्क में 2 मैशेज हैं, 2 पाश है, जिनको हमने नाम दिया पाश 1 और पाश 2, यानी हमने मैश 1 और मैश 2 से जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, तो उस केस में यदि जेथ मैश में अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज Vj है, तो उसके कारण दूसरे मैश केथ में फ्लो होने वाली करंट, इन दोनों के रेशो को ट्रांसफर इम्पीडेंस कहा जाता है या अन्योन्य प्रतिबाधा कहा जाता है, जबकि सभी अन्य सोर्सेस को हटा दिया जाता है। सो परिपथ जाल के जेवे पाश में आरोपित वोल्टता Vj और जाल के किसी अन्य केवे पाश में प्रवाहित धारा Ik के अनुपात को अन्योन्य प्रतिबाधा कहते हैं, जबकि समस्त जनित्रों को हटा दिया जाता है। सो कहने का मीनिंग यह है कि एक पाश में तो सोर्स जनरेटर अवेलेबल है और दूसरे मैश में कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में पहले मैश में अप्लाइड वोल्टेज Vj के कारण दूसरी मैश यानी केथ मैश में फ्लो होने वाली करंट Ik, उन दोनों के रेशो को ZTJ कहा जाता है। सो ZTJ इज इक्वल टू द Vj अपॉन Ik, और अगर हमने मैशेस को 1 और 2 से आइडेंटिफाई किया है, तो उस केस में ZT12 will be is equals to the V1 upon I2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक 4 टर्मिनल नेटवर्क को ड्रॉ किया है। इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के 2 टर्मिनल्स हैं, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल। सो इनपुट टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया गया है 1 से और आउटपुट टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया गया है 2 से। यहाँ पे इनपुट टर्मिनल पर हमने जनरेटर लगा रखा है, सोर्स यहाँ पर है, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी इसके सिरों पर जो वोल्टेज है दैट इज V1, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान है I1। इसी प्रकार से जो 2 टर्मिनल है दैट आर डेजिग्नेटेड एज आउटपुट टर्मिनल, और इन टर्मिनल्स को हमने लोड इम्पीडेंस से अटैच किया है, दैट लोड इम्पीडेंस इज ZL, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V2 और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान है I2। सो अगर हम इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखें और अगर हमें यहाँ पे VTJK को बताना है, सो उस केस में VTJK होगा यहाँ पे जो सोर्स के कारण जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज द V1, और यहाँ पे हमारे पास में कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से V1 अपॉन I2 के रेशो को ZTJK कहा जाता है। इसके इक्विवेलेंट सर्किट को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने यहाँ पे 1 टर्मिनल दैट आर द इनपुट टर्मिनल्स एंड 2 टर्मिनल्स विच आर द आउटपुट टर्मिनल्स। यहाँ पे सोर्स है जिसका EMF है E, और इसको हमने 2 मैशेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज द फर्स्ट मैश एंड दिस इज द सेकेंड मैश। Z1, Z2, Z3 आर इम्पीडेंसेस, ZL यहाँ पे लोड प्रतिबाधा है, लोड इम्पीडेंस है। यहाँ पे हमने इस एरो के द्वारा हमने फर्स्ट मैश में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को शो किया है। उसी प्रकार से इस एरो को जो कि हमने I2 के लिए डिनोट किया है, वो सेकेंड मैश में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो अब हमें यहाँ पे इस सर्किट के लिए, हमें यहाँ पे इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, साथ ही हमें यहाँ पे ZT निकालना है। सो उसको हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ को यूज पे लिया है। हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। इट मीन्स वी विल यूज हियर KVL, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो यहाँ देखिए हमारे पास में फर्स्ट मैश है। इस फर्स्ट मैश में जब हमने KVL अप्लाई किया, सो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे EMF है E, एंड दैट EMF यहाँ पे Z1 में से फ्लो होने वाली करंट है I1, Z3 में से, क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में तो I1 करंट फ्लो हो रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो हो रही है। सो उस केस में Z3 में से कौन सी करंट फ्लो होगी? I1 माइनस I2। सो अब जब हम यहाँ पे इस मैश में KVL को अप्लाई करेंगे, सो KVL होगा E is equals to the I1 Z1 plus I1 minus I2 into Z3। अब हम क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास में I1 की दो टर्म्स हैं, सो हमने यहाँ से I1 को कॉमन लिया, सो E is equals to the I1 into Z1 plus Z3 minus I2 of Z3। हमने इस इक्वेशन को नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम यहाँ पे सेकेंड मैश में भी KVL अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने सेकेंड मैश में KVL अप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास में सेकेंड मैश में कोई भी EMF का सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली हमने यहाँ पे 0 लिखा है, और हमने यहाँ पे देखा कि इम्पीडेंस Z2 के लिए करंट फ्लो है I2। सो I2 इंटू Z2 प्लस ZL इंटू I2। और जब हम Z3 की बात कर रहे हैं तो इस पार्ट में से तो I1 करंट जा रही है और इस पार्ट में से I2 करंट फ्लो हो रही है। सो रिमेनिंग करंट होगी I2 माइनस I1। सो सेकेंड मैश के लिए KVL इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू द I2 इंटू Z2 प्लस I2 इंटू ZL प्लस I2 माइनस I1 इंटू Z3। सो इस प्रकार से जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, देन वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द 0 इज इक्वल टू द माइनस I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। सो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिखा है, हम इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे उसके लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट की है। तो देखिए दिस इज द EMF ऑफ द सोर्स एंड दिस इज 0। यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट है Z1 प्लस Z3, I2 का कोफिशिएंट है माइनस Z3, यहाँ I1 का कोफिशिएंट है माइनस Z3 और यहाँ I2 का कोफिशिएंट है Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, एंड दीज आर द I1 I2। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये टर्म आ रही है, इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ इम्पीडेंस मैट्रिक्स। प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणिक है दिस टर्म। सो डेल्टा Z, इसको डेल्टा Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। जब हमने इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमें मिलता है डेल्टा Z इज इक्वल टू द Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL। सो यहाँ पे हम फर्स्ट मैश के लिए इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट मैश की बात कर रहे हैं, सो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे Z1 IN का मतलब है इनपुट, 1 का मतलब है जिस मैश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो Z1 IN इज इक्वल टू द डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 1 अब यहाँ पे हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, दैट इज द डेल्टा 1 डेल्टा 1 है कि जब हमारी ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हम लुप्त कर देते हैं, तो उस केस में जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज द Z11, दैट इज द डेल्टा 11। सो जब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम डिसअपियर कर देते हैं, उस केस में जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज द डेल्टा 11, दैट इज द Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। सो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है Z1 IN, उसकी वैल्यू होगी डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 11। हमारे पास में डेल्टा Z की वैल्यू है, यहाँ से हमने डेल्टा 11 की वैल्यू फाइंड आउट की। सो फाइनली हम इक्वेशन नंबर 5 में जब यहाँ से डेल्टा Z और इक्वेशन नंबर 6 से डेल्टा 11 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है Z1N के लिए, एंड दैट Z1N इज इक्वल टू द Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो ये तो अभी हमने बात करी है एक इनपुट इम्पीडेंस की किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए। आगे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इम्पीडेंस। म्यूचुअल इम्पीडेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रतिबाधा। अन्योन्य प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट किया जाता है ZT12 से, जो भी हमने ऊपर बात की थी, दैट इज द V1 अपॉन I2। और अगर हम उसे डेल्टा Z की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में लिखते हैं डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 12, दैट इज द -1 की पावर
J प्लस K। यहाँ पे J और K इसके मैश के नंबर है, जैसे हमने बात की है J पहला मैश है और K दूसरा मैश है। सो उस केस में हमने यहाँ लिया है J1 और K दैट इज द सेकेंड। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेल 1-2 को डिफाइन करेंगे, जैसे हमने डेल 1-1 डिफाइन किया था जब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिसअपियर किया, उसी प्रकार से जब हम डेल 1-2 को डिफाइन करते हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को लुप्त करने पे। तो देखिए डेल 1-2 जब हमने इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड कॉलम, जब हमने इसको डिसअपियर किया तो जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज द Z12। सो दिस इज द माइनस ऑफ Z3। तो देखिए हमने यहाँ से डेल्टा 1-2 लिखा है, दैट इज द Z13, दैट इज द माइनस Z3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे Z212 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल्टा Z की वैल्यू हमें ऊपर पता है, -1 की पावर 3 हमें यहाँ मिल रहा है। सो यहाँ से हमने यहाँ पे माइनस Z3 रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिला है ZT12 और Zin के लिए। किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस और ट्रांसफर इम्पीडेंस की बात करी है, निवेशी प्रतिबाधा और अन्योन्य प्रतिबाधा। आगे हम डिफाइन कर रहे हैं टी और पाई नेटवर्क। टी नेटवर्क को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी कहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से टी नेटवर्क से पाई नेटवर्क और पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क को कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि टी और स्टार नेटवर्क क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है टी नेटवर्क, कि ऐसा नेटवर्क जिसकी शेप जो है अल्फाबेटिक लेटर टी के जैसी होती है उसे टी और स्टार नेटवर्क कहते हैं। कि जिस जाल की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर जैसी होती है उसे टी जाल या स्टार जाल कहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे 4 टर्मिनल नेटवर्क ड्रॉ किया है और इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में 2 इनपुट टर्मिनल्स है 1-1 और ये 2 आउटपुट टर्मिनल्स है 2-2। यहाँ पे हमने इनपुट इसके इम्पीडेंसेस बताई है Z1, Z2 और Z3। सो आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों के बाद से यहाँ पे टी की शेप बन रही है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को टी और स्टार नेटवर्क कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं पाई नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क की। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है पाई नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसकी शेप पाई के लेटर जैसी होती है। सो जिस जाल की आकृति पाई अक्षर जैसी होती है उसे पाई जाल या डेल्टा जाल कहा जाता है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में हमने एक 4 टर्मिनल नेटवर्क ड्रॉ किया है और इस 4 टर्मिनल में 3 इम्पीडेंसेस है, दैट इज द ZA, ZB और ZC। ये इनपुट टर्मिनल है 1-1 एंड दिस इज द आउटपुट टर्मिनल 2-2। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों प्रतिबाधाएं मिलके एक पाई की संरचना बना रही है। सो यहाँ पे हमें एक पाई की शेप मिल रही है। सो ऐसे नेटवर्क को हम पाई नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस ऑफ टी और पाई नेटवर्क की, कि किस प्रकार से हम टी नेटवर्क से पाई नेटवर्क और पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम पाई नेटवर्क टू टी नेटवर्क, कि किस प्रकार से हम पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए टी नेटवर्क ड्रॉ करा है और ये है पाई नेटवर्क जिसमें 1-1 इनपुट टर्मिनल है, 2-2 आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ पे हमने 4 इम्पीडेंसेस को डिफाइन करा है जिनके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो देखिए Z1OC, हम यहाँ पे हम देखिए Z के नीचे सबस्क्रिप्ट में हमने 2 टर्म लिखी है, दैट इज द 1OC। 1 का मतलब होता है कि जिस टर्मिनल पर हम इम्पीडेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और OC का मतलब होता है कि उसके अलावा टर्मिनल को ओपन सर्किट या जो लिखा हुआ है हमने शॉर्ट सर्किट किया है। सो Z1OC का यहाँ पे मीनिंग है कि 1-1 टर्मिनल पर मापी गई प्रतिबाधा जबकि दूसरे टर्मिनल मतलब 2-2 टर्मिनल खुला हुआ हो। सो Z1OC इज द measured impedance at the input terminals when the output terminals 2-2 are opened. Similarly जब हम बात करते हैं Z1SC की, तो Z1SC का मतलब क्या होगा, 1-1 टर्मिनल पर मापी गई प्रतिबाधा जबकि 2-2 टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो। तो 1 नंबर क्या होगा, इस पे तो हमें प्रतिबाधा मापनी है, और जो SC है मतलब जो दूसरा 2-2 टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट किया है। सो 1-1 टर्मिनलों पर मापित प्रतिबाधा जबकि 2-2 टर्मिनल लघुपतित हो। Measured impedance at 1-1 terminal when 2-2 terminals are short circuited. Similarly दूसरा पैरामीटर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज Z2OC।
मीन्स 2-2 टर्मिनल पर अब हमने इम्पीडेंस को मेजर किया है जबकि 1-1 टर्मिनल्स ओपन सर्किटेड हो। सो Z2OC है 2-2 टर्मिनलों पर मापित प्रतिबाधा जबकि 1-1 टर्मिनल खुले हो। Z2OC is an measured impedance at 2-2 terminals when 1-1 terminals are open. Similarly, Z2SC 2-2 टर्मिनल पर मापी गई प्रतिबाधा जबकि 1-1 टर्मिनल लघुपतित हो। Z2SC is the measured impedance at the 2-2 terminals when 1-1 terminals are short circuited. तो इस प्रकार से यहाँ पे T और पाई नेटवर्क के लिए Z1OC, Z2OC और Z12OC की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी है Z1OC की। तो देखिए Z1OC हमने क्या बोला, 1-1 टर्मिनल पे इम्पीडेंस मेजर की है जबकि 2-2 टर्मिनल खुला हुआ हो। जब 2-2 टर्मिनल खुला हुआ है तो उस केस में Z1 और Z3 सीरीज में हो जाते हैं और जब ये सीरीज में हो जाते हैं तो हम जानते हैं उनका एडिशन होगा। सो Z1OC बराबर है Z1 प्लस Z3 के। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं Z2OC की, तो Z2OC का मतलब होगा जब 2-2 टर्मिनल पर हम इम्पीडेंस मेजर कर रहे हैं जबकि 1-1 टर्मिनल ओपन है यानी कि वो खुले हुए हैं, तो उस केस में Z3 और Z2 सीरीज में हो जाएंगे और Z2OC की वैल्यू होगी Z2 प्लस Z3 के बराबर। सिमिलरली आगे हमने डिफाइन किया है Z12OC जिसमें हमने बोला है Z1 और Z2 यानी कि ये जो 1 और 2 के ऊपर वाले पार्ट के हैं Z1 और Z2 ये दोनों सीरीज में होंगे और ये हमारा ओपन रह जाएगा। सो Z12OC बराबर है Z1 प्लस Z2 के। सो जिस प्रकार से हमने T नेटवर्क के लिए इन तीनों पैरामीटर्स को लिखा है उसी प्रकार से हम पाई नेटवर्क के लिए भी Z1OC, Z2OC और Z12OC को लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पाई नेटवर्क के लिए Z1OC को लिखा है। तो देखिए Z1OC का मतलब है 1-1 टर्मिनल पर हम इम्पोर्टेंस मेजर करेंगे जबकि 2-2 टर्मिनल खुले हुए हो। तो देखिए जब ये 2-2 टर्मिनल खुला होगा तो उस केस में ZB और ZC दोनों एक दूसरे के सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज ऑर्डर में होके ZA के पैरेलल में हो जाते हैं। सो उस केस में पाई नेटवर्क के लिए Z1OC के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे सिंपल सा, ये दोनों सीरीज में है यानी ये क्या मिल जाएंगे बनके ZB प्लस ZC। सो ZB प्लस ZC ZA के पैरेलल में होंगे। सो फाइनल इंपेडेंस क्या होगी 1/Z1OC बराबर होगा 1/ZA प्लस 1/ZB प्लस ZC। सो देखिए हमने यहाँ लिखा है 1/Z1OC बराबर 1/ZA प्लस 1/ZB प्लस ZC। जब हमने इनको सॉल्व किया और सॉल्व करके जब हमने इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल देखा तो उस केस में हमें मिलता है Z1OC बराबर ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसी प्रकार से हम यहाँ पे Z2OC को भी डिफाइन कर सकते हैं। Z2OC क्या होगा कि जब हम 2-2 टर्मिनल पर इम्पीडेंस को मेजर करेंगे और 1-1 टर्मिनल को खुला छोड़ेंगे। तो जब हम 1-1 टर्मिनल को खुला छोड़ते हैं तो उस केस में ZA और ZB दोनों एक दूसरे के सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे और सीरीज ऑर्डर में होने का मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं सीधे सीधे। सो ZA प्लस ZB मिलेगा और ये ZA प्लस ZB मिलके ये ZC के पैरेलल ऑर्डर में हो जाते हैं और जब पैरेलल ऑर्डर हो जाता है तो उस केस में जो Z2OC का वैल्यू क्या होगा 1/ZC प्लस 1/ZB ZA प्लस ZB। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें Z2OC के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा और Z2OC की वैल्यू आती है ZC ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसी प्रकार से जब हम Z12OC की बात कर रहे हैं तो Z12OC के लिए क्या होगा, यहां से हम देख सकते हैं ZB तो सीरीज में है, उस केस में ZA और ZC एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर में हो जाते हैं। तो जब पैरेलल ऑर्डर में हो जाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हमने इसको लिखा है Z12OC को ZB प्लस 1/ZA प्लस ZC। सो ZB के पैरेलल में ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे तो ये एक सीरीज फॉर्मेट में बन रहे हैं। सो 1/ZB प्लस 1/ZA प्लस ZC। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिलता है Z12OC के लिए, दैट इज द ZB ऑफ ZA प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे T नेटवर्क और पाई नेटवर्क दोनों के लिए हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को डिराइव किया है एंड दोज पैरामीटर्स आर Z1OC, Z2OC एंड Z12OC। सो फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 से जब हमने किसी पाई नेटवर्क के लिए इन तीनों पैरामीटर्स को ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे T और पाई नेटवर्क में इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, सो अब हमने Z1OC, Z2OC और Z12OC को T नेटवर्क के लिए भी डिराइव किया है।
सो अभी उसमें जब हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से जब हमने उनको ऐड किया तो हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जब हमने दोनों को इक्वल किया तो देखिए हमारे पास में एक रिलेशन आता है इक्वेशन नंबर 9। फिर हमने इक्वेशन नंबर 9 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी Z1 OC बराबर Z1 प्लस Z3। तो देखिए यहां से तो हमने Z1 OC को माइनस किया, दैट इज Z1 प्लस Z3, तो कैंसिल हो जाएगा तो Z2 मिलेगा। और यहां से हमने Z1 OC को माइनस किया पाई नेटवर्क के लिए, जिसके लिए Z1 OC की वैल्यू थी ZA ऑफ ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 4 से। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमें Z2 की वैल्यू मिलती है, दैट इज द ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA माइनस ZA ZB माइनस ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। रीअरेंज करेंगे देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर Z2 इज इक्वल टू ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 10 मिली है जो कि हमें Z2 की वैल्यू को प्रोवाइड करवा रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे Z2 OC की वैल्यू को यूज में लेंगे, माइनस करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 9 में से जब हम Z2 OC की वैल्यू को माइनस करेंगे तो Z2 OC किसके बराबर होता है, Z2 प्लस Z3 के। तो उस केस में हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी प्रकार से जब हम इक्वेशन नंबर 9 में से Z12 OC को माइनस करेंगे और Z12 OC की वैल्यू होती है Z1 प्लस Z2, तो हमें यहाँ पे उस केस में Z3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 जब हम इक्वेशन नंबर 9 में से Z2 OC और Z12 OC को माइनस करेंगे तो हमें Z3 और Z1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 11 और 12 में उनको डायरेक्टली लिखा है। आगे हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम T नेटवर्क टू पाई नेटवर्क, कि किस प्रकार से हम T नेटवर्क से पाई नेटवर्क बना सकते हैं। सो अभी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 10 और में Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू फाइंड आउट करी है 10, 11, 12 में। सो फाइनली अब हमें यहाँ पे Z1, Z2, Z2, Z3 और Z1, Z3 इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमने सिंपली बेसिकली इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 को मल्टीप्लाई किया तो हमें Z1, Z2 मिला। जब हमने इक्वेशन नंबर 10 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमें Z2, Z3 का प्रोडक्ट मिला। और जब हमने इक्वेशन नंबर 11 और 12 को मल्टीप्लाई किया है तो उस केस में हमें Z1 और Z3 का प्रोडक्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13, 14 और 15 में रिस्पेक्टिवली Z1, Z2, Z2, Z3 और Z1, Z3 की वैल्यू मिली है। और हमने जब इनको ऐड किया और ऐड करके सॉल्व किया तो Z1, Z2 प्लस Z2, Z3 प्लस Z1, Z3 इज इक्वल टू द ZA ZB प्लस ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC मिलता है। बट फाइनली हमें यहाँ पे ZA ZB और ZC निकालना है Z1, Z2 और Z3 के टर्म्स में। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है कि किस प्रकार से हम T नेटवर्क से पाई नेटवर्क बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे T नेटवर्क से पाई नेटवर्क बनाना है और T नेटवर्क के लिए हम जानते हैं Z1, Z2, Z3 हम लेते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 में जब 10 का डिवाइड किया तो हमें ZA मिला। जब हमने इक्वेशन नंबर 16 में 12 का डिवाइड किया तो हमें ZB की वैल्यू मिली। और जब हमने इक्वेशन नंबर 16 में 11 का डिवाइड किया है तो हमें ZC मिला है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ZA, ZB और ZC को Z1, Z2 और Z3 के पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे T नेटवर्क से पाई नेटवर्क के डेरिवेशन की बात की है और साथ ही हमने यहाँ पे पाई नेटवर्क से T नेटवर्क की बात करी है। सो मेनली हमने इस लेक्चर में बात करी है T और पाई नेटवर्क क्या होते हैं और उनके इंटर कन्वर्जन की बात की है। थैंक यू सो मच।